क्या आप एमएसएमई में रजिस्टर करके एलिजिबल हो? एलिजिबिलिटी एंड डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई वो चेंज हुए 14 साल के बाद 1 जुलाई 2020 से डेफिनेशन जो है कौन माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज कहलाता है वो डेफिनेशन पूरी चेंज हुई है। तो आज हम देखते हैं कि एमएसएमई में क्या एलिजिबल होके नहीं है। और ये जो डेफिनेशन चेंज हुई है वो डेफिनेशन से काफी लोग ऐसे हैं जो पहले एलिजिबल नहीं थे बट अभी हुए, बिकॉज पहले था सिर्फ इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर था। अगर 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपने एक्सीड किया तो आप एमएसएमई नहीं हो। अब उन्होंने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट के साथ में टर्नओवर भी ऐड किया है। तो इन्वेस्टमेंट टर्नओवर दोनों को मिला के डेफिनेशन नहीं बनाई है। और अगर आप पहले एलिजिबल नहीं थे अब एलिजिबल हो तो भी आप रजिस्टर कर सकते हो। और अगर आपने एमएसएमई हो लेकिन आप रजिस्टर नहीं किया है तो प्लीज डोंट लीव दिस चांस। गवर्नमेंट काफी बेनिफिट देती है, तो पहले देखो कि आप एलिजिबल हो कि नहीं है, और अगर एलिजिबल हो तो इसका बेनिफिट लो, रजिस्टर हो जाओ। लेट अस लुक एट कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो अपने क्या करेंगे, फर्स्ट ये वीडियो में व्हाट वी हैव कवर्ड, पहले हम डेफिनेशन जो है उसके बारे में बात करेंगे। सेकंड हम बात करेंगे कि कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की अमाउंट। दूसरे बात करेंगे कैसे हम कैलकुलेट करेंगे टर्नओवर की अमाउंट। और एंड में मैंने 3 नॉर्मल कॉमन इश्यूज जो मेरे पास आए थे वो इश्यूज लिए हैं। तो अगर आपके इश्यूज उसमें आते हैं तो यू कैन गेट अ रिस्पॉन्स टू द इश्यूज, राइट। तो लेट अस लुक एट द डेफिनेशन। डेफिनेशन जो है उसमें ऐसा है कि इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड टर्नओवर, दोनों चीज, पहले क्या था कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी सर्विस एक्टिविटी दोनों के लिए अलग था, अब दोनों के लिए सेम सिमिलर क्राइटेरिया है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ देखना है कि आपका इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट कितना है और टर्नओवर क्या है। ये दोनों चीज आपके लिए इजी है, आपके फाइनेंशियल्स देख लो, आपको वहां से मिल जाएगी। तो जो अभी आया है उसमें ऐसा है कि माइक्रो स्मॉल मीडियम 3 एंटरप्राइज है। अगर इन्वेस्टमेंट आपका 1 करोड़ से कम अप टू 1 करोड़ है और टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो आप माइक्रो हो। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से बढ़ गया है और 10 करोड़ तक का है और टर्नओवर 50 करोड़ का है तो आप स्मॉल एंटरप्राइज हो। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ तक का है और टर्नओवर 250 करोड़ तक है तो आप है मीडियम। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि दोनों ये क्राइटेरिया बोथ है, दोनों कंडीशन है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट हो गया 52 करोड़ रुपीस और टर्नओवर है 100 करोड़ रुपीस तो आप एलिजिबल नहीं हो। आपका इन्वेस्टमेंट है 20 करोड़ रुपया, आपका टर्नओवर है 300 करोड़ रुपया तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो ये माइक्रो स्मॉल मीडियम 3 का विद इन कैटेगरी का ये क्लासिफिकेशन है। आपको दोनों चीज देखनी है, दोनों अगर विद इन द लिमिट है तो आप एलिजिबल हो रजिस्ट्रेशन के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, ये है कि इन्वेस्टमेंट में कैसे काउंट करूं, उसमें क्या आएगा उसमें क्या नहीं आएगा, टर्नओवर कैसे मैं कैलकुलेट करूंगा। तो लेट अस लुक एट दैट इंफॉर्मेशन। तो उसके पहले हम देखते हैं कि एक्टिविटी कौन सी एक्सक्लूड है। हम लोग ऑलवेज बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एक्टिविटी के लिए ही है। इसमें ट्रेडिंग अगर है तो होलसेल रिटेल ट्रेडिंग जो है वो इंक्लूड नहीं है। तो गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है जिसमें एक लिस्ट दिया है। अगर वो लिस्ट में से आपकी कोई भी एक्टिविटी फॉल होती है, इसमें से कोई भी एनआईसी कोड जो है वो आपके अंदर आता है तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए अगर आप एलिजिबल नहीं हो, बट ट्रेडिंग के साथ में आपका दूसरा है सर्विस एक्टिविटी है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है तो आप रजिस्टर ले पाओगे। बट सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका रजिस्टर नहीं होगा, आप एलिजिबल नहीं हो उसके लिए। तो ये लिस्ट है जो एक्टिविटी एक्सक्लूडेड है फॉर द स्कोप ऑफ द रजिस्ट्रेशन एज एमएसएमई। तो क्वेश्चन पहला क्या आया कि कैसे मैं कैलकुलेट करूंगा इन्वेस्टमेंट क्या है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए उसने ऐसा बोला है कि आपकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी जो डेफिनेशन है उसका सेम मीनिंग होगा एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो इनकम टैक्स में जिसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं प्लांट एंड मशीनरी का, वही डेफिनेशन इसमें होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या किया है उन्होंने, पूरा ऑल टेंजिबल एसेट्स आर इंक्लूडेड। सो इनटेंजिबल एसेट जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, ऑल टेंजिबल एसेट्स आर इंक्लूडेड एक्सक्लूडिंग
लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, फिटिंग्स। तो आपका जो ब्लॉक है, अगर आपका कंपनी है तो कंपनी में ब्लॉक आता है। अगर आप इनकम टैक्स एक्ट में कंपनी नहीं है तो एक डब्ल्यूडीबी का ब्लॉक आता है, डेप्रिसिएशन चार्ट आता है। तो डेप्रिसिएशन चार्ट के अंदर देखो, उसमें जितनी भी टेंजिबल एसेट्स है उसमें से लैंड बिल्डिंग निकाल दो, फर्नीचर फिटिंग्स निकाल दो। उसके बाद जितनी भी आती है उसमें कितना आपका इन्वेस्टमेंट है वो आपको देखना है। बट क्या आपको एक्सक्लूड करना है? आपको एक्सक्लूड करना है कॉस्ट ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिवाइसेस। तो जो आइटम एक्सक्लूसिवली डिफाइन की है कि ये आइटम का कॉस्ट इंक्लूड नहीं होगा, इतनी चीज आपको एक्सक्लूड करनी है इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कैलकुलेशन करने के लिए। तो क्या होगा इसके अंदर? व्हाट दे हैव डन, दे वर लिंक टू इनकम टैक्स रिटर्न। पहले क्या था कि पहले आपने जब रजिस्ट्रेशन किया उस टाइम आपने जो फिगर दिया, काम खत्म हो गया। अब ऐसा है कि आपका जो एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन होगा, उद्यम रजिस्ट्रेशन, उसकी इंफॉर्मेशन लिंक होगी आपके इनकम टैक्स रिटर्न से, जीएसटी से लिंक होगी। तो इनकम टैक्स रिटर्न में आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है, प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट, डब्ल्यूडी जो ब्लॉक है, वहां से फिगर यहां पे फ्लो होगी। और जो वो फिगर है, वो फिगर के बेसिस पे आपका कैटेगरी चेंज होगा। माइक्रो हो, स्मॉल हो, मीडियम हो, वो कैटेगरी आपका चेंज होगा बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट विच इज डिक्लेयर्ड इन आईटीआर। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक बार रजिस्टर कर दिया, ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट देखेगा, गवर्नमेंट ट्रैक विद द सॉफ्टवेयर कि आप इनकम टैक्स रिटर्न में क्या आपका इन्वेस्टमेंट हो गया है। उस तरीके से आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा। और अगर आप बोलोगे फर्स्ट टाइम मैंने अभी कंपनी इनकॉर्पोरेट किया है, मैंने आईटीआर फाइल नहीं किया है, तो क्या करूंगा? स्टार्ट करने के लिए आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना है कि मेरा ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, एक्सक्लूडिंग जीएसटी। तो जीएसटी के निकाल के आपने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है उसका एक सेल्फ डिक्लेरेशन लेके आप वहां पे डाल दो, और वो आपको देखना है। तो ये है इंफॉर्मेशन मोटा मोटी ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे कंप्यूट करना है। इन जनरल वन लाइनर ऐसा है कि इनकम टैक्स एक्ट में आपके आईटीआर में जो डब्ल्यूडीबी है उसमें से जो एसेट्स है कंट्रोल रिसर्च के, वो निकाल के जो अमाउंट आता है वो आपका इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है फॉर द पर्पस ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। अब देखते हैं टर्नओवर। दो क्राइटेरिया था, फर्स्ट था इन्वेस्टमेंट, सेकंड था टर्नओवर। तो टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करेंगे? टर्नओवर के लिए बेसिकली ऐसा है कि ऑल यूनिट टर्नओवर माइनस एक्सपोर्ट। ये काफी टाइम से सब लोगों की ऐसी एक्सपेक्टेशन थी कि एक्सपोर्ट टर्नओवर है उसको आप निकाल दो। तो उससे क्या हुआ कि 250 करोड़ का जो टर्नओवर है, वो 250 करोड़ का टर्नओवर पूरा कंपनी का टर्नओवर नहीं है। वो 250 करोड़ का टर्नओवर में से आपको एक्सपोर्ट का जो टर्नओवर है वो निकालना है। उसके बाद जो फिगर आ रहा है वो होगा। तो क्या हुआ, आपको ऑल यूनिट टर्नओवर में से आपको एक्सपोर्ट टर्नओवर निकालना है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वन, कि ट्रेडिंग एक्टिविटी जो है वो बेसिकली अगर आपके पास ओनली ट्रेडिंग एक्टिविटी है तो वो कवर नहीं होगा, राइट। बट टर्नओवर जब हम कंप्यूट करते हैं उसमें सब कुछ आएगा। एक्सपोर्ट का जो टर्नओवर निकालना है, बट टर्नओवर में आपका सब कुछ आएगा। अगर आपका सिर्फ ट्रेडिंग है तो आपको एलिजिबल नहीं हो। अगर आपका ट्रेडिंग के अलावा मैन्युफैक्चरिंग सर्विस है तो आप एलिजिबल हो, बट टर्नओवर में आपको सब कुछ लेना है एक्सक्लूडिंग एक्सपोर्ट टर्नओवर। अब बात करते हैं कि टर्नओवर की फिगर कहां से आएगी। तो जैसे आपने बात किया इन्वेस्टमेंट के अंदर कि इन्वेस्टमेंट में फिगर कहां से आएगी, इनकम टैक्स रिटर्न से। सेम वे यहां पे फिगर आएगी इनकम टैक्स रिटर्न से और जीएसटी से। अब ये चीज ऐसा इंपॉर्टेंट है कि आपको जब टर्नओवर देखना है, आपके पास 5 लोकेशन है ऑल ओवर इंडिया में, लोकेशन के जीएसटी नंबर अलग है, तो क्या करोगे? टर्नओवर के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न में जो पान बेस्ड टर्नओवर है वो पूरा टर्नओवर लेना है। सिर्फ एक्सपोर्ट टर्नओवर है वो निकाल के आपको देखना है फॉर एलिजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर नया एंटरप्राइज है तो क्या करोगे? जैसे आपने बात किया पहले कि अगर नए एंटरप्राइज हो जिसने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो उस केस में आपको स्टार्ट करने के लिए एक बेसिकली टर्नओवर सेल्फ डिक्लेरेशन पे देना है, और उसके बाद ऑटोमेटिकली पान और जीएसटी के बेसिस पे वो टर्नओवर इसमें आ जाएगा। तो हमने ये बात किया बेसिकली कैसे कैलकुलेट करना है टर्नओवर को और इन्वेस्टमेंट को। अब बात करते हैं मैं सिर्फ 3 इश्यूज लिए हैं। मैं समझ सकता हूं कि देयर कैन बी लॉट मेनी क्लैरिफिकेशन, लॉट मेनी इश्यूज, बट मैं ट्राई किया है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज है उसको अपने कवर कर दे। फर्स्ट क्वेरी ऐसा है कि जो कंपनी है उसके पास सेपरेट जीएसटी नंबर है, उसके पास जो लोकेशंस है, गुजरात में टर्नओवर 50 करोड़ का है, महाराष्ट्र में टर्नओवर है 150 करोड़ का, कर्नाटका में टर्नओवर है 300 करोड़ का। तो 300, 150, 50 वो मिला के होता है 500 करोड़। तो 500 करोड़ का कुल टर्नओवर उसका एक कंपनी का है,
बट तो क्या होगा, ये कंपनी को अपने ऐसा देखना है कि जीएसटीएन बेसिस पे उसको देखना है या कंपनी को ओवरऑल देखना है? तो जैसे अपने पहले बात किया कि फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग टर्नओवर लिमिट अपने को परमानेंट अकाउंट नंबर वाइज देखना है। आपके जीएसटी के लिए लोकेशन डिफरेंट हो सकते हैं, बट कंपनी का टर्नओवर जो इनकम टैक्स में जाता है वो पूरा जाता है, तो वो टर्नओवर देखना है। तो यहां पे टर्नओवर उसका 250 करोड़ से बढ़ गया है, इसलिए ये एमएसएमई के लिए रजिस्टर्ड नहीं होगा, एलिजिबल नहीं होगा। सेकंड इश्यू देखते हैं अपने, इसमें ऐसा एक कंपनी का इन्वेस्टमेंट जो है प्लांट मशीनरी में 20 करोड़ का है। कंपनी हैज टर्नओवर ऑफ 100 करोड़ इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी एंड 300 करोड़ इन ट्रेडिंग एक्टिविटी, कैन द कंपनी रजिस्टर्ड? तो जैसे हमने बात किया है कि यहां पे आपको देखना है टोटल टर्नओवर। टोटल टर्नओवर कितना है उसका? 300 करोड़ ट्रेडिंग का प्लस 100 करोड़ मैन्युफैक्चरिंग का है। ट्रेडिंग एक्टिविटी जो है अगर सिर्फ वो है तो रजिस्टर नहीं कर पाओगे, बट जब आप टर्नओवर देखते हो तो टर्नओवर के लिए आपको सब कुछ लेना है एक्सक्लूडिंग एक्सपोर्ट। तो टोटल टर्नओवर कितना है? 300 प्लस 100 400 करोड़ और 250 करोड़ से ज्यादा है तो कंपनी एलिजिबल इसमें नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें ऐसा है कि इन्वेस्टमेंट जो है 25 करोड़ का है, 50 करोड़ से अंदर है। टोटल टर्नओवर है 300 करोड़, उसमें से उसका 100 करोड़ ट्रेडिंग एक्टिविटीज का है और 80 करोड़ एक्सपोर्ट का है। तो अब लोग क्या करना है, टर्नओवर में से एक्सपोर्ट की 80 करोड़ की अमाउंट निकालनी है। तो वो निकाल से क्या होगा? 220 करोड़। 220 करोड़ जो है 220 करोड़ वो विद इन 250 करोड़ के लिमिट में है, तो ये केस में एमएसएमई इज एलिजिबल टू रजिस्टर। तो ये जो है इश्यूज हमने जो डिस्कस किए वो बेसिकली इश्यूज बेस्ड ऑन द सर्टेन क्वेश्चन व्हिच आई रिसीव्ड। अगर आपके उसके अलावा कोई क्वेश्चंस है तो डेफिनेटली यू कैन पोस्ट योर कमेंट एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज दैट कि एमएसएमई की डेफिनेशन जो है वो एलिजिबिलिटी पूरी चेंज हुई है। प्रोसेस जो है रजिस्ट्रेशन का वो बहुत सिंपल हो गया है। और दूसरा एक वीडियो अपना है जहां पे रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस मैंने इन्फॉर्म की है। अगर आप एलिजिबल हो और आपको एमएसएमई रजिस्टर करना है तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ द रजिस्ट्रेशन का अलग से वीडियो है, आप उसको गो थ्रू करो और आप देख सकते हो कैसे रजिस्ट्रेशन हो सकता है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी थिंग्स विद इन लेस देन 10 मिनट्स आप उसको कर पाओगे। तो विद दिस थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड प्लीज इफ यू लाइक दिस इनिशिएटिव, अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आपके दोस्तों को, आपके फ्रेंड्स को भी बेनिफिट दो और आप उसको शेयर करो और ये वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो एंड विद दिस एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू अवर चैनल, नॉलेज अपडेट चैनल। थैंक यू।